अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसी कौन सी बीमारी है कि जो चुपके से इंसान को मार देती है, कि पता भी नहीं चलता कि इंसान को ये वाली बीमारी थी। क्या वो कैंसर है? क्या वो हार्ट अटैक है? क्या वो डायबिटीज़ है? नहीं, जवाब है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ये बीमारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत यह है कि इसके कोई सिम्टम या लक्षण होते ही नहीं है जब ये स्टार्टिंग के फेज़ में होती है, और जब पता चलता है कि ये बीमारी है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, या फिर डॉक्टर के चेकअप करने के अलावा इस बीमारी का पता आपको वैसे भी नहीं चलता। तो आज की इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन के बारे में पूरी डिटेल में A to Z सारी डिटेल आपको दूंगा, और लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हाइपरटेंशन को यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को नेचुरली यानी कि कुदरती तरीके से कम किया जा सकता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर, या ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा बीपी नेचुरली कम हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो इस सिंपल सी डायग्राम के थ्रू हम हाइपरटेंशन को समझते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को समझते हैं कि वो होता क्या है। तो ये हमारा दिल है और इससे खून की नली निकल रही है और ये जा रही है इम्पोर्टेंट ऑर्गन या इम्पोर्टेंट अंगों तक, जो कि है लीवर, किडनी और हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन। तो दिल हमारा कॉन्टीन्यूस धड़कता रहता है, और धड़कने से क्या होता है कि ये पंप होता है, इस तरह सिकुड़ता है, पूरी ताकत से सिकुड़ता है। तो खून को यहाँ से नली के थ्रू फेंकता है और अंगों तक पहुँचता है, खून को पहुँचाता है। अब वो ताकत से क्यों धड़कता है, चलो समझते हैं कि ताकत से धड़कने की क्या ज़रूरत है। ताकत से इसीलिए धड़कता है ताकि ये खून को छोटे से छोटे अंग तक, शरीर के छोटे से छोटे हिस्से तक पहुंचा सके। जैसे कि यहाँ पर दिल होता है, इसे पूरी ताकत से धबकना पड़ेगा या फिर धड़कना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, तब ये मेरे उंगली के छोटे हिस्से तक खून को पहुंचा सकेगा। ठीक है, तो अगर ज़ोर से धड़केगा तो ये क्या होगा, खून यहाँ से प्रेशर से गुजरेगा। अगर प्रेशर है, ये सब देखो बंद होता है, दिल से लेकर हमारे किसी भी अंग तक ये पाथवे क्लोज होता है, कहीं से भी खुला नहीं होता है। तो अगर आप जैसे कि कोई बलून है उसे फुलाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर हवा का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो होती है कि अगर ऐसे दिल धड़का तो प्रेशर जनरेट होगा इन नलियों में। इन्हें, ये खून की नलियाँ हैं जिन्हें हमारी भाषा में आर्टरीज कहा जाता है। आर्टरी, ठीक है, ये है आर्टरी। ये आर्टरी बहुत थिक होती है, एकदम मजबूत होती है ताकि ये प्रेशर को झेल सके। तो खून ज़्यादा दबाव से निकलता है, ये दिल एकदम प्रेशर से धड़कता है, ताकत से धड़कता है ताकि ये खून सब अंगों तक पहुंच सके। तो ताकत होने की वजह से, दबाव बढ़ने की वजह से ये खून प्रेशर से निकलता है। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो खून है जो इन नलियों में बह रहा है, इस दिशा में जा रहा है, वो इन आर्टरीज यानी कि खून की नलियों पे जो दबाव लगा रहा है, इस तरह से ये जो दबाव लगा रहा है यहाँ पे प्रेशर करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेशर कर रहा है हर तरफ। ये तो ड्रॉ करने के लिए दो है, लेकिन एकदम राउंड ये होती है, ठीक है, गोल होती है। तो हर दीवार पे ये प्रेशर लगता है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है इसे हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब आपने डॉक्टरों को कई बार कहते सुना होगा कि आपका ऊपर का बीपी ज़्यादा है या ऊपर का बीपी कम है। ठीक है, आपने 120/80 आंकड़ा सुना होगा। तो हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80 मिलीमीटर मर्क्यूरी। ये प्रेशर नापने का यूनिट है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो ये नॉर्मल प्रेशर है 120/80। तो इतना हमारा खून, ये जो नलियां हैं, इन पर प्रेशर लगाता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको कि पूरे दिन में हमारा दिल 1 लाख से भी ज़्यादा बार धड़कता है। तो सोचो पूरे दिन ये नलियां कितना ज़्यादा प्रेशर झेलती हैं।
जो कि नॉर्मल है। हम सबके दिल इतना ज़्यादा ही धड़कता है, इतना ज़्यादा प्रेशर ही बनता है हमारी नलियों पे, जो कि ये होता है। ठीक है, तो ये वो प्रेशर है जो खून इन नलियों पे लगा रहा है, जिसे डॉक्टर आपको यहाँ पर कफ पहना कर मेज़र करते हैं बीपी की मशीन में, वो ये प्रेशर होता है। ठीक है, अब प्रेशर भी ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? तभी तो पहुँच पाएगा ना खून। हमने बात करी छोटे से छोटे अंगों तक। अब अगर किसी भी वजह से ये जो प्रेशर लग रहा है खून की नलियों पे खून के द्वारा, वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? उसके बहुत सारे रीज़न हैं, हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो अगर किसी भी वजह से ये प्रेशर बढ़ जाता है और कंटिन्यूस बढ़ा रहता है काफ़ी लंबे समय तक, अगर डॉक्टर मेज़र करेगा काफ़ी लंबे समय तक, हर बार आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा, तो अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है, सपोज़ कि 120 है, अगर 150 हो गया ऊपर का 150 और नीचे का 100 हो गया, तो इसे हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, या हमारी भाषा में कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये होता है हाइपरटेंशन, ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो आई होप आपको ये सब इजीली समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कितना प्रेशर नॉर्मल माना जाता है और कितना प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। तो देखो, नॉर्मली किताबों में ये सब लिखा होता है 120/80, लेकिन हर पेशेंट में ये आए वो यही बीपी आए 120/80 वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ही इतना बीपी हमें प्रैक्टिस में, क्लिनिक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मल किसे कहेंगे? देखो, बुक्स तो ये आंकड़ा देती है 120/80, लेकिन इतना आना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ नीचे से बात करें तो 120 से 100 और नीचे का 70 तक रहेगा, तो इसे नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, और कभी कभार तो अगर 90-80 तक पहुंच गया तो वो भी नॉर्मल माना जाता है। कैसे? तो कि पेशेंट की उम्र, उसका शरीर, उसकी कोई भी कंडीशन, वो सब ध्यान में रख के डॉक्टर नक्की करते हैं, डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है। लेकिन आपको नॉर्मल अभी के लिए इतना ही मानना है। अगर 100 से 120 है और मान लो कि 130 तक, ये सब 130/80 ये तक नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, जनरली हेल्दी पर्सन में इतना देखने को मिलता है। किसी पेशेंट के लिए 90 भी नॉर्मल होता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। अगर कोई दुबला पतला इंसान रहा तो उसका बीपी कम आएगा, क्योंकि उसके शरीर में खून ही कम है। ठीक है, तो वो तंदुरुस्त रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है। तो इसका मतलब वो नहीं कि इसका बीपी कम है उसे आईसीयू में भर्ती कर दो, वैसा नहीं होता है। ठीक है, और अगर कोई मेरे जैसा तगड़ा पर्सन रहा, ठीक है, तो उसका बीपी 130 आएगा तो वो भी नॉर्मल है, लेकिन वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपको डिसाइड नहीं करना है। आपकी हेल्थ कंडीशन, उम्र, आपको क्या तनाव है, आप क्या काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग सब वेरी करता है, सब अलग अलग आता है। ठीक है, अब जब ये बीपी 130 से 140 आता है, जो ऊपर का है, ऊपर के बीपी को हम कहेंगे सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। ठीक है, हमारी भाषा में। ये कब आता है? जब दिल धड़कता है प्रेशर से, तो ये प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला। और नीचे का आता है, उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। ये जब दिल रिलैक्स हो रहा होता है, जब इसमें खून शरीर में से आ रहा होता है, तब ये प्रेशर आता है। तो ये अगर 80 से 90 रहा, ठीक है, ऊपर का 130 से 140 के बीच में आया और 80 से 90 के बीच में आया, तो इसे हम कहेंगे प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी आया नहीं है अभी तक, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, अगर स्ट्रेस में रहे, अगर अनहेल्दी फूड खाते रहे, बाहर का स्ट्रीट फूड खाते रहे, एक्सरसाइज नहीं की, नींद सही से नहीं ली, तो ये बीपी आपको परमानेंट घुस जाएगा आपके शरीर में और आपको कायम बीपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस पॉइंट पे आकर हमने ध्यान दे दिया कि भाई प्रॉपर नींद लेने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, स्ट्रेस कम कर दिया, तो ये बिना दवाई के परमानेंटली नॉर्मल आ सकता है। एक और बात की, अगर डॉक्टर ने बीपी चेक किया और ज़्यादा आया,
तो मान नहीं लेना है कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो चुका है। आपको क्या करना है कि बार बार चेक करवाना है, और अगर बार बार चेक करवाने के बाद भी अगर ज़्यादा आता है तभी उसे हाई बीपी माना जाता है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि ये साइलेंट किलर क्यों है, ये कैसे चुपके से लोगों की जान ले लेता है, इंसान की जान ले लेता है और पता भी नहीं चलता। इसमें ऐसा होता है कि धीरे धीरे किसी भी कारण की वजह से, वो बाद में पढ़ेंगे जानेंगे, तो ये नलियां हैं जो खून की नली है, आर्टरीज बोलते हैं, वो ऐसे सिकुड़ने लगती है। देखो ये जो हार्ड है, मतलब खुली हुई है, वो पतली हो जाएगी। देखो इस तरह से ये पतली हो गई। पहले कितनी थी? तो कितनी थी, देखो यहाँ तक, इतना ज़्यादा इसका डायामीटर था। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा कम हो गई है। देखिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ से इतनी, ये क्या होती है? कंस्ट्रिक्ट होती है, यानी कि सिकुड़ती है, और सिकुड़ने के साथ साथ ये हार्ड भी होने लगती है वक्त के साथ साथ। और ये सारी प्रोसेस जो है वो एक दिन में नहीं होती, एक दिन में, एक अठवाडिये में, एक वीक में, एक मंथ में नहीं होती, वो लंबे समय से होती है। तो पहले इतनी हमारी आर्टरी थी, इतनी ज़्यादा नली थी, अब इतनी हो गई है, पर प्रेशर वही का वही है, वॉल्यूम वही का वही है, खून 5 लीटर ही है, दिल वही ताकत से धड़क रहा है। देखो सिंपल फिजिक्स है, किसी 10वीं 12वीं के लड़के को भी पता चल जाएगा। देखो दिल वैसा के वैसा धड़क रहा है, खून भी हमारा उतना ही है 5 लीटर, लेकिन जगह कम हो गई है। जगह कैसे कम हो गई? देखा ना अपना कि ये जो आर्टरी है वो इतनी थी, अब इतनी हो गई, और हार्ड भी हो गई, कड़क भी हो गई, तो ये एक्सपांड नहीं हो पाएगी। पहले ये रबर की तरह थी, ये एक्सपांड होती थी जब दिल धड़कता था, वापस से रिलैक्स होती थी, एक्सपांड होती थी, रिलैक्स होती थी। ठीक है, तो अब वो जगह भी कम हो गई है, तो वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो वही का वही है, और जगह स्पेस कम हो गई, तो प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दिल भी वैसी ताकत से ही धड़क रहा है, दिल वैसी ताकत से धड़क रहा है, यहाँ पर जगह कम हो गई, तो खून प्रेशर से एकदम ताकत से यहाँ पर फ्लो करेगा। ठीक है, और पूरी ताकत से यहाँ पर ये प्रेशर करेगा आर्टरीज पे, यानी कि खून की नलियों की दीवार पे पूरी ताकत से प्रेशर करेगा। तो जब भी हम ये नापेंगे, जब भी प्रेशर, तो वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पूरा एकदम फोर्स से जाएगा सारे अंगों तक, देखिए पूरी ताकत से जाएगा एकदम। ठीक है, पूरे प्रेशर से जाएगा। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप अपने गार्डन में पौधों को पानी पिला रहे हो, और आपका पाइप थोड़ा कम पड़ गया, वहाँ यहाँ तक ही है, अब आगे नहीं जा सकते, लेकिन पौधा थोड़ा आगे है, तो आप क्या करोगे? सिंपली पाइप के जो ओपनिंग है, उसका मुंह है, उस पर आप थोड़ी सी उंगली अपनी रख दोगे, उसका दरवाज़ा जो उसका जो जगह है जहाँ से पानी निकल रहा है, उसको आप कम कर दोगे, उंगली रख दोगे, तो क्या होगा? पानी फोर्स से निकलेगा। यहाँ पर जा रहा था तो अब वो दूर तक जाएगा पानी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर होता है, हमने क्या कर दिया? तो जगह कम हो गई, डायामीटर कम हो गया, तो खून प्रेशर से जाएगा। अब सवाल ये आता है कि प्रेशर से जा रहा है, चलो क्या दिक्कत है? प्रेशर ही तो है, थोड़ा स्पीड से जा रहा है, फोर्स से जा रहा है। तो इसे हम सिंपल एक तारक मेहता के एपिसोड के एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं कि एक एपिसोड में पानी ख़त्म हो गया होता है सोसाइटी में, और भीड़े टैंक, तो वही हो रहा था जब नॉर्मल है, नॉर्मली दिल धड़क रहा है, नॉर्मल स्पेस है, नॉर्मल प्रेशर से खून सारे अंगों तक पहुंच रहा है। लेकिन अब यहाँ देखो, यहीं पे लगता है कि प्रेशर से खून जा रहा है, दिल पूरी ताकत से धड़क रहा है, जगह कम है, और प्रेशर से खून अंगों तक पहुंचता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि बापूजी को नुकसान पहुंचा। इसका होता है जब हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि प्रेशर के साथ उन्हें खून मिलता है। और एक और बात याद रखना कि हाई बीपी मेहमान की तरह नहीं आता, चुपके से आता है, चोर की तरह, आपको पता भी नहीं चलता।
कि अगर बुखार आया तो वो मेहमान की तरह आता है, आपको पता चलता है ओह सर दुख रहा है, बुखार है, ठंडी लग रही है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर वैसे नहीं आता, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अब धीरे धीरे बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी उसे एडेप्ट कर लेती है, आपकी बॉडी को पता भी नहीं चलता, ठीक है, कि नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान जारी रहेगा, वो याद रखिए, ठीक है। अब ये आर्टरीज या नलियाँ सिकुड़ जाएंगी तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है, एकदम से प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ये कुछ सालों की प्रोसीजर होती है, ठीक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल वैसे की वैसी बनी रही, स्ट्रेस बना रहा, जिम नहीं जाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, बाहर का फास्ट फूड खाते हो, तो ये सारी प्रोसीजर आपके अंदर हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे होती है। तो धीरे धीरे होने की वजह से बॉडी इसे एडेप्ट कर लेती है, मतलब कि आपको कोई सिम्टम ही नहीं आते, आपको कोई लक्षण ही नहीं पता चलते कि मेरा बीपी बढ़ रहा है। कब पता चलता है? बीपी के क्या लक्षण होते हैं कि चक्कर आना, पीछे का भाग, सर का पीछे का भाग दुखना, ठीक है, ये पूरा लेफ्ट हैंड दुखना, वो सारे बीपी के सिम्टम होते हैं जब बढ़ जाता है तब। और तब चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा आता है, 160, 170, 180, तो बहुत देर जो हो चुकी होती है तब इतनी सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, तब जाके बीपी कंट्रोल में आता है। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा गया, ठीक है। इसे चुपके से चोर की तरह आता है कि अगर बीपी इतना बढ़ गया है, 180 बीपी तो बहुत ज़्यादा होता है, इमरजेंसी कहता है इसे, इमरजेंसी में 180 बीपी हो जाता है, तो इतने बीपी में ये दिमाग में स्ट्रोक भी करवा सकता है, ठीक है, तो पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, किडनी को डैमेज कर सकता है, किडनी फेल हो जाएगी, लीवर को डैमेज कर सकता है, आँखों को डैमेज कर सकता है, आँखें भी खराब हो जाएंगी, और खुद दिल को भी डैमेज कर सकता है। इतना ज़्यादा प्रेशर दिल में भी बना रहेगा, क्योंकि दिल भी इन सारी नलियों से जुड़ा हुआ है, तो इनमें प्रेशर बढ़ेगा तो दिल में भी प्रेशर बढ़ेगा, तो दिल को भी नुकसान होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है, ये सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और हाई बीपी होने की वजह से मगज में, दिमाग में जो खून की नसें हैं वो भी फट सकती हैं, जिससे कि हेमरेज हो सकता है और इंसान की वहीं के वहीं डेथ हो जाती है। तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो डॉक्टर के पास हर साल चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी जॉब वैसी है, कैसी है कि लॉन्ग सिटिंग है, मतलब बैठे रहना है, टेबल कुर्सी पर बैठे रहने वाली जॉब है, आप बाहर का फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाते हो, ठीक है, स्ट्रेस बहुत रहता है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है बीपी होने का, स्ट्रेस बहुत रहता है, नींद नहीं करते, वैसा सब, तो आपको अपना बीपी साल में एक बार तो चेक करवाना ही चाहिए। तो चलो बात कर लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर होता किन वजह से है, जो साइंटिफिकली प्रूवन जो सारे कॉजेज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो हाइपरटेंशन दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी हाई बीपी हाइपरटेंशन, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कॉज है स्ट्रेस, टेंशन, ठीक है। अक्सर जब भी हम बीपी चेक करते हैं पेशेंट का, और अगर ज़्यादा आता है और अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कोई टेंशन है, तो 99 केसेस में टेंशन निकलता है, स्ट्रेस निकलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, टेंशन ले लिया, बीपी बढ़ गया। दूसरा रीज़न है सॉल्ट यानी कि नमक, ठीक है। नमक सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है दूसरा, टेंशन के बाद बीपी बढ़ाने का। सोडियम क्या करता है, नमक में क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है बॉडी में, तो ये वॉल्यूम बढ़ाता रहेगा पानी का, किडनीज को अलाउ नहीं करता कि पानी को निकालने दे शरीर से,
लेकिन पकड़ के रखता है। अगर ज़्यादा सोडियम खाया, ज़्यादा नमक खाया तो पानी को ये पकड़ के रखता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड का। अगर 5 लीटर है तो 5.5 लीटर हो जाएगा। तो 5.5 लीटर ब्लड हो गया, जगह कम है वैसे भी, तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तीसरा रीज़न है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। अगर आप मोटे हो तो भी बीपी आपका ज़्यादा आएगा। चौथा रीज़न है लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि आप कसरत नहीं करते, ठीक है, पूरा दिन बैठे रहते हो टेबल कुर्सी पर, कोई कसरत नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो भी बीपी आ सकता है। पांचवा रीज़न है पुअर स्लीप। नींद दूसरी दवाई है, वैसा समझो। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शन के लिए। पुअर स्लीप मतलब आप ठीक से नींद नहीं ले रहे हो। 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। वो आप नहीं लेते तो भी बीपी बढ़ जाएगा। और छठा और आखिरी, जीनेटिक्स, मतलब कि आपके फादर को है बीपी, आपकी मदर को है, ठीक है, या फैमिली हिस्ट्री में बीपी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, यानी कि बहुत सारे लोगों को बीपी है आपकी फैमिली में, तो चांसेस है कि आपको भी बीपी आ सकता है। चलो अब बात करते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन और उसके रीज़न के बारे में। अगर ये सब नहीं है तो दूसरी कौन कौन सी वजहें हो सकती है जिससे बीपी होता है। तो बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है किडनी इश्यूज, यानी कि अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है पहले से, कोई भी जात की, बहुत सारी किडनी की तकलीफ़ें आती हैं, तो किडनी इश्यूज या किडनी डिसीज़ है अगर आपको कोई, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरा रीज़न है थायराइड के इश्यूज़। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है, किसी भी में हाइपरटेंशन आ सकता है, ठीक है, थायराइडिज्म, ये सब में हाइपरटेंशन आ सकता है, ठीक है। और अगर किसी भी हार्मोनल इश्यू हो गए, जैसे कि हार्मोनल इश्यूज़, हार्मोनल वाली बीमारी जैसे कि PCOS, ठीक है, वैसी सारी तकलीफ़ में हाइपरटेंशन आ सकता है। और चौथा है कि सर्टेन मेडिकेशंस, यानी कि किसी भी दवाई से आ सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, उनसे हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये सेकेंडरी, ये बहुत कॉमन नहीं देखने को मिलता है। ये वाला जो है वो कॉमन नहीं है, वो सिर्फ बहुत अग्रे केसेस में, यानी कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी और लंबे समय की बीमारियां होती हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो आपके लिए इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 10% केसेस ही होते हैं पूरे, और जो प्राइमरी वाला है वो 90% होता है। 90% केसेस में वो जो रीज़न बताए, जैसे कि स्ट्रेस, नींद नहीं हो रही, सॉल्ट इंटेक, ठीक है, जेनेटिक्स, ओबेसिटी, मोटापा, वो सब रीज़न बहुत कॉमन है। उसकी वजह से हर दूसरे इंसान को आप देखो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और क्या आपको पता है कि सिर्फ अगर आपने 5 से 10 किलो वज़न कम कर लिया, 10 भी जाने दो, सिर्फ 5 किलो वज़न कम कर दिया, तो सीधा आपका बीपी 130 से 120 तक नॉर्मली आ सकता है। नॉर्मली और परमानेंट, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं बिना दवाई के। नॉर्मली और परमानेंट विदाउट मेडिसिन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज का और वेट लॉस का। चलो अब कुछ गलत मान्यता, जो मिथ्स है, गैर मान्यता, गलत मान्यता, मिसकंसेप्शंस है जो लोगों के बीच, उसके बारे में बात कर लेते हैं बीपी को लेकर। तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है कि मुझे कहाँ कुछ हो रहा है, मुझे कहाँ कुछ लक्षण है, और अगर चेक करेंगे तो बीपी 180 हो रहा होगा, तो बोल रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्यों दवाई खाऊं। तो सबसे बड़ी गलत मान्यता ये है कि अगर कुछ हो नहीं रहा आपको, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हेल्दी हो। यहाँ पर जो आपके ऑर्गन्स है उन्हें तो डैमेज हो रहा है ना, आपकी आंखें तो ख़राब हो रही है ना, आपका ब्रेन, किडनी, लीवर तो ख़राब हो रहे हैं ना, वो कौन देखेगा। आपको लक्षण नहीं, आपको सिम्टम नहीं, तो कुछ भी नहीं, वैसा नहीं होता है।
प्लीज़ अगर बीपी आपको हाई रहता है तो उसकी मेडिसिन रेगुलरली लें प्लीज़। दूसरा सबसे कॉमन, और मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ ओपीडी में, क्लिनिक्स में, कि एक बार बीपी नॉर्मल, मेडिसिन बंद कर दी, छोड़ दो, अब तो नॉर्मल है, बीपी क्या दवाई की क्या ज़रूरत है। तो मैं काफ़ी बार पेशेंट्स को समझाता हूँ कि ये कोई सर्दी बुखार नहीं है कि दवाई ली और 2 दिन में अच्छा हो गया, दवाई बंद कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये लॉन्ग टर्म तकलीफ़ है। जब तक कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधारा नहीं करोगे, जब तक कि मैंने बताया कि वेट लॉस नहीं करोगे, तब तक वो बीपी बिना दवाई के नॉर्मल नहीं हो सकता। आपको दवाई लेनी है और रेगुलरली लेनी है। आपके डॉक्टर कम करे या वो बंद करे तो बात अलग है, आपको खुद से बंद नहीं करनी है, बहुत खतरा हो सकता है आपकी जान को। तो चलो बात कर लेते हैं वो चीज़ के बारे में जिसके लिए आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा, कि ऐसा क्या करें नेचुरली कि हमारा बीपी कम हो जाए। तो आपको मैं 5 ऐसी चीज़ें बताता हूँ खाने के लिए जिनसे आपका बीपी सीरियसली और ज़रूर कम हो जाएगा, और वो उसके कोई नुकसान भी नहीं है, आप रेगुलरली खा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है बनाना, केला। क्यों? बनाने में क्या होता है? बनाने में होता है पोटेशियम, बहुत ज़्यादा होता है। तो पोटेशियम क्या करता है, वो सोडियम का और पोटेशियम का 36 का आंकड़ा है, तो वो सोडियम को वाटर रिटेंशन नहीं करने देगा, मतलब कि वो पानी को पकड़ रखता है, वो पकड़ने नहीं देगा, और पोटेशियम पानी को लेकर किडनी के थ्रू निकल जाएगा। ये पोटेशियम पानी को लिया, निकल गया, तो वो वॉल्यूम कम करेगा आपका बॉडी का और बीपी भी कम कर देगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, डार्क चॉकलेट खानी है, डेयरी मिल्क नहीं खानी है, वरना शुगर बढ़ जाएगा। डार्क चॉकलेट में क्या होता है? मैग्नीशियम और फ्लेवेनॉल्स क्या करते हैं? बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जाएगा आपकी खून की नलियों पे और इन्हें कहेगा कि भाई रिलैक्स हो जा, तू टेंशन में मत रह, तो ये खून की नसों को फिर से खोल देगा। इस तरह से जो नॉर्मल साइज़ की थी वो नॉर्मल साइज़ की हो गई, तो खून आसानी से यहाँ पर फ्लो कर पाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये काम करता है। तीसरा है बीट। ठीक है, बचपन में बहुत ज़्यादा सुना था कि इससे खून बढ़ता है, लेकिन बीपी भी कम होता है। चौथा है जिंजर, अदरक। जिंजर क्या है? नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, आप शायद अगर बीपी के पेशेंट हो तो यूडीपी नाम की दवाई खा रहे होगे, यूडीपी 5। इसमें क्या होता है? एम्लोडिपिन नाम की दवा आती है, एम्लोडिपिन। ये सिंथेटिक दवा है, ये है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सिंथेटिक। ये क्या करता है कि पहले तो कैल्शियम का फंक्शन समझते हैं कि कैल्शियम जो है वो यहाँ खून की नसों पे आकर उसे कंस्ट्रिक्ट करता है, सिकुड़ता है। तो ये क्या करती है दवाइयाँ कि कैल्शियम को यहाँ पर नहीं आने देती, भगा देती है, भाग यहाँ से भाग। तो क्या है, नसें खुली रहती है। तो ये जो चीज़ काम कर रही है वैसा ही काम हमारा जिंजर भी करता है, हमारा अदरक भी करता है। नेचुरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कि कैल्शियम को यहाँ पे आने ही नहीं देता, भगा देता है। तो ये नसें हमारी खुली रहती है और बीपी कम होता है। पांचवा है अनार, पोमग्रेनेट यानी कि अनार। ठीक है, रिसर्च में पाया गया है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लेवल को कम करता है। ये क्या है? ये जो बीपी की ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, वो क्या करता है कि ये नसों को ऐसे सिकुड़ देता है। वो भी वही काम करता है, नसों को इससे
मतलब वो लंबा मैकेनिज्म है, इससे ये बनाता है एंजियोटेंसिन 2 को, एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पर आकर ये नसों को सिकुड़ता है। तो अगर ये ही नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा, तो हम यहीं से इसे ब्लॉक कर देते हैं। आई नो थोड़ा अघरा लग रहा होगा थोड़ा समझने में, लेकिन जाने दो, आप सिर्फ अनार खाना शुरू कर दो, आपका बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के लेवल को गिराता है, जिससे कि नसें खुली रहती है। ठीक है, ये भी दवाई में आता है। ठीक है, तो ये सारी नेचुरल दवाई है। क्या हुआ, बनाना, केला हो गया, डार्क चॉकलेट, बीटरूट, जिंजर और पोमग्रेनेट यानी कि अनार। तो ये 5 ऐसे पांच ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनसे बीपी नेचुरली कम होता है। चलो अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो बहुत ज़रूरी है। ये सब खा तो लोगे, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं किया तो भी बीपी कम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, नमक को बिल्कुल बंद कर देना है, छूना भी नहीं है। नमक बंद कर दिया। ठीक है, खाने में ऊपर से नहीं नाखना है, और जो आप खाना बना रहे हो उसमें भी कम डालना है, ऊपर से भी नहीं डालना है। और छुपी चीज़ें जिनमें ऐसी चीज़ें जिनमें नमक छुपा हुआ होता है, किन में, तो क्या अचार, माधवी भाभी के अचार पापड़ में भी अचार होता है और नमक होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। अचार पापड़ इसमें भी होता है, पकौड़े, ठीक है, और यहाँ हमारे गुजरात में गाठी है, इन सब में बहुत ज़्यादा नमक भरा हुआ होता है, जो कि अगेन मैंने क्या बोला, वाटर रिटेंशन करता है, पानी को पकड़ के रखता है। तो नमक आपका दुश्मन है, नमक से दूर रहिए। ठीक है, दूसरा क्या करना है, वॉकिंग स्टार्ट कर दो। सुबह शाम 30 से 35 मिनट, सिर्फ 30 से 35 मिनट की वॉकिंग करो। वॉकिंग भी कैसी करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, ब्रिस्क वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक। फास्ट चलना है, ऐसे धीमे धीमे लबाड़ की तरह नहीं, फास्ट चलना है। थोड़ा तेज़ी से चलोगे तो वेट लॉस होगा और बीपी भी कम हो जाएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है 8 घंटे की सुकून वाली नींद, क्वालिटी स्लीप। ठीक है, क्वालिटी स्लीप चाहिए, क्वालिटी स्लीप सुकून वाली होनी चाहिए, क्वालिटी स्लीप। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारा बॉडी का जो रिपेयरिंग होता है वो इन 8 घंटों में ही होता है। आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए। 8 घंटे की नींद मस्ट है, ज़रूरी है, होनी ही चाहिए, तभी हाइपरटेंशन काबू में आएगा। ठीक है, चौथा है स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आपका दुश्मन है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना स्ट्रेस कम लोगे उतना बीपी कम आएगा। ठीक है, बीपी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, स्ट्रेस आपका दुश्मन है। पांचवा है वेट लॉस, वज़न कम करो। अगर वज़न ज़्यादा है वेट लॉस करो। इवन 5 किलो तक कम किया तो भी बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 किलो सिर्फ कम किया तो नॉर्मल आ जाएगा। हमेशा के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, दवाई से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, वेट लॉस करो। छठा, सिगरेट मत फूको, स्मोकिंग मत करो। स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों बीमारी की जड़ है। ठीक है, स्मोकिंग छोड़ दो, आज से बंद। अल्कोहल छूना भी नहीं है। ठीक है, तो ये 6 मेन चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। देखो कुछ भी नहीं है, नमक बंद कर देना है, आधा घंटा तो निकाल सकते हो ना खुद के लिए, चलना है, 8 घंटे की नींद लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वज़न कम करना है, और ये सब नहीं लेना है। पैसे भी बचेंगे अगर सिगरेट छोड़ दी तो। ठीक है, एक और चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि पेशेंट के मुंह से मैंने कई बार सुना है कि यार बीपी की दवाई कौन लेगा यार, आदत लग जाएगी, पूरी ज़िंदगी भर पीनी पड़ेगी। वैसा नहीं होता, वो आदत नहीं होती, वो आपके इन कीमती अंगों को, जो कीमती है लीवर, किडनी और दिमाग, इनको नुकसान होने से वो बचाता है। वो बीपी की दवाई इन्हें नुकसान होने से बचाता है। अगर नहीं पियोगे
तो स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की डबल दवाइयाँ आपको जीवन भर पीनी पड़ेगी। अगर आपको सिंपल बीपी है और डॉक्टर एक दवाई दे रहे हैं, उससे काबू में आ रहा है, तो आपको वो चालू रखना है। कई पेशेंट तो मेडिसिन लेने से इनकार करते थे कि भाई दवाई नहीं है डॉक्टर साहब, दूसरा कुछ होता हो तो बोलो। हालांकि उन्हें ये सब तो नहीं करना होता, स्मोकिंग छोड़ना नहीं होता, चलने का टाइम किसको है, वैसा बोलते। अरे नमक बिना तो कैसे स्वाद मज़ा आता है, ये सब छोड़ना भी नहीं होता और दवाई भी नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो उन्हें समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ दवाई लीजिए। ठीक है, उससे आपके जो ऑर्गन्स है, जो ये अंग है कीमती, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, कोई जात का नुकसान नहीं होगा। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर दिए, चलो ये सब जाना दो, सिर्फ नमक बंद कर दिया ना, तो भी बहुत ज़्यादा फेरफार होगा, तो भी बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब अगर कर दिया और डॉक्टर के पास रेगुलर दवाई चालू रखी, तो अपने आप बीपी कम होता जाएगा और डॉक्टर भी अपने आप बीपी की दवाई कम करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आपके कोई भी सवाल हो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं सबका आंसर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिनको भी आपको लगता है कि इन्हें हाइपरटेंशन है, इनकी हाइपरटेंशन की दवाई चालू है, उन तक ज़रूर पहुंचाएं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं हूं डॉक्टर मूसा अंसारी और आपकी हेल्थ का ध्यान मैं ऐसे ही रखूंगा।